नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सेमेस्टर 3 के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक है यात्रियों के नजरिए, इसको जो है हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रश्न। तो देखिए, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई? तो सुलह एक कुल की नीति जो है अकबर ने चलाई थी, याद रखिएगा। ठीक है। और एक बात मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि बर्नियर जो है जब वो भारत आया था तो उसने जो है सबसे पहले औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया। और भारत आने के बाद जो है उन्होंने अकबर और औरंगजेब की तुलना की कि किसका शासनकाल सबसे बेहतरीन है। तो उन्होंने पाया कि अकबर जो है औरंगजेब के तुलना में काफी अच्छा है। वह लोगों में जो है समानता स्थापित करने के लिए लोगों के बीच आपसी मतभेद को सुलह के माध्यम से जो चीजों का निपटारा किया करता था, इसलिए लोगों के बीच आपसी सौहार्द के लिए सुलह एक कुल की नीति अपनाई। तो सुलह एक कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। ठीक है। तो एक नंबर का प्रश्न हो जाएगा हमारा, अकबर आंसर होगा। उसके बाद देखिए, किताब उल हिंद के जो है रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, किताब उल हिंद के रचनाकार अलबरूनी है। और याद रखिएगा कि अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। पहला प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपको डिक्लेयर करता जाऊंगा। अगर आप साथ में पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है। तो देखिए, और यहीं से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जो चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, तो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। तो देखिए, किताब उल हिंद के रचनाकार अलबरूनी है। तो सबसे पहले अलबरूनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अलबरूनी जो है 11वीं शताब्दी में जो है भारत में आते हैं। ठीक है। और अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान, जो इसका प्राचीन नाम है उसको बोलते हैं हम लोग ख्वारिज्म। ठीक है, ख्वारिज्म। ठीक है। अलबरूनी जो है ख्वारिज्म का रहने वाला था। ठीक है। और उसी को हम लोग उज्बेकिस्तान के भी नाम से जानते हैं। तो ख्वारिज्म या फिर उज्बेकिस्तान दोनों ही सही रहेगा। ठीक है। उज्बेकिस्तान का ही प्राचीन नाम ख्वारिज्म था। ठीक है, ये आप जान के रखिएगा। तो पहला प्रश्न, अलबरूनी जो है भारत कब आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। किसके साथ आता है? तो महमूद गजनवी के साथ आता है। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। और इसका अगर ईस्वी पूछे तो 1020 के आसपास, 1017 से 1020 के आसपास जो अलबरूनी भारत आता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा विवाद है, तो 11वीं शताब्दी ही याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अलबरूनी जो है 11वीं सदी में भारत आता है। ठीक है, 1017 से 1020 के आसपास भारत आ रहा है। और किसके साथ भारत आता है? तो महमूद गजनवी के साथ आता है। अलबरूनी कहां का रहने वाला है? तो उज्बेकिस्तान यानी ख्वारिज्म का रहने वाला है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखिएगा। और किताब उल हिंद के रचनाकार अलबरूनी। अब देखिए, एक प्रश्न यहां पे और घुमा देगा। किताब उल हिंद का और एक नाम है तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे तो नोट डाउन कीजिएगा। किताब उल हिंद का और एक नाम है तहकीक ए हिंद, वो भी अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। इसी का और एक नाम है। ठीक है, क्या नाम है? किताब उल हिंद का और एक नाम है तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा। ये सब आपके बुक में नहीं दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं आपको। किताब उल हिंद का और एक नाम है तहकीक ए हिंद, वो भी जो है अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। इसी का ही नाम है तहकीक ए हिंद। किसका नाम है? किताब उल हिंद का ही एक और नाम है। ठीक है, तहकीक ए हिंद। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। और भी है, मिग्न मकाला भी है, लेकिन वो सब उतना डिटेल में नहीं जाना है। मिग्न मकाला भी जो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, उतना डिटेल में नहीं जाना। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, आप नोट डाउन कीजिएगा। तो किताब उल हिंद के रचनाकार अलबरूनी, तहकीक ए हिंद के रचनाकार पूछे तो वो भी अलबरूनी होगा। ठीक है, अलबरूनी ने विदेशी व्यापार से जुड़े किस बंदरगाह का उल्लेख किया है?
तो जब अल्बरूनी भारत आता है तो सबसे पहले वो तमिलनाडु के पास कांचीपुरम नाम के बंदरगाह है, वो देखता है कि भारत जो है काफी व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत काफी उन्नत है। इसके पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने देखा कि कई सारे बंदरगाह है जिसके माध्यम से ठीक है वस्तुओं का आयात और निर्यात हो रहा है। तो इसी उद्देश्य में उन्होंने कांचीपुरम की व्याख्या की है। ठीक है, सोमनाथ की व्याख्या की है और कालीकट की व्याख्या की है। तो कांचीपुरम कहां पर है, तो तमिलनाडु में। सोमनाथ कहां है, गुजरात में। कालीकट कहां है, तो केरल में। ये इसी कालीकट पे आपको याद होगा कि अगर आपने इतिहास डिटेल में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि इसी कालीकट में जो है कौन आता है, तो वास्को डी गामा आता है। ठीक है, तो कालीकट, ठीक है, कांचीपुरम, सोमनाथ, कालीकट, इससे जो है मसालों का व्यापार काफी मात्रा में हुआ करता था कालीकट। ठीक है, कालीकट से कई सारे मसाला जैसे गोलमरीच हो गया जिसको हम लोग काली मिर्च की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये सब का व्यवहार काफी होता था। कांचीपुरम, सोमनाथ और कालीकट, इन तीनों जो है बंदरगाह, इसकी व्याख्या कौन करता है, अल्बरूनी, जिससे जो है विदेशी व्यापार का आयात और निर्यात हुआ करता था। तो अल्बरूनी ने विदेशी व्यापार से जुड़े किस बंदरगाह का उल्लेख किया था, कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, सोमनाथ जो गुजरात में है, कालीकट केरल में है। तो इन तीनों का ही वर्णन किया। तो निम्नलिखित में से उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अल्बरूनी, देखिए अल्बरूनी के अनुसार उसके समय में कौन सी भाषा साहित्य की मूल भाषा है। जब अल्बरूनी भारत आता है तो वह पाता है कि यहाँ के लोग काफी संस्कृत बोलते हैं और जो भी साहित्य की भाषा हुआ करती थी, काव्य लिखे जाते थे, वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का काफी प्रचलन था। ठीक है, और देखिए संस्कृत, जब मैं साहित्य की बात कर रहा हूं तो एक दो पॉइंट याद रखिएगा। तो आर्यभट्ट किसने लिखा है, आर्यभट्ट किसने लिखा है, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है, तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। तो कालिदास ने जो संस्कृत भाषा का काफी व्यापक प्रयोग अपने साहित्य में या नाटक में किया था। ठीक है, तो उत्तर भारत में नागर शैली में निर्मित मंदिर का क्या नाम है, तो देखिए आप याद रखिएगा, उत्तर भारत में जो मंदिर की शैली होती है, जो मंदिर निर्मित होती है, कौन सी शैली में, तो नागर शैली में। और दक्षिण भारत में अब जब जाएंगे तो मंदिरों की जो शैली है वो द्रविड़ शैली है। ठीक है, तो उत्तर भारत में नागर शैली का प्रचलन था मंदिर में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रचलन था। ठीक है, तो उत्तर भारत में नागर शैली में निर्मित मंदिरों का क्या नाम है, तो खजुराहो का मंदिर। और ये खजुराहो का मंदिर कहां है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत में उत्तर भारत में नागर शैली में निर्मित मंदिर का नाम बताइए, तो खजुराहो मंदिर। याद रखिएगा, उत्तर भारत में नागर शैली में निर्मित मंदिर का नाम क्या है, खजुराहो मंदिर, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत में द्रविड़, मैंने आपको बताया ना दक्षिण भारत में कौन सी शैली था, द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का क्या नाम है, तो विहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर, विहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो नागर शैली में मंदिर कौन सा है, खजुराहो मंदिर। और द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर है, तो विहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु में। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अल्बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद की भाषा क्या है, तो किताब उल हिंद की जो भाषा थी वो अरबी भाषा में लिखी गई है। अल्बरूनी जो किताब उल हिंद की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल्बरूनी के द्वारा। और किताब उल हिंद हो गया या तहकीक हिंद हो गया, वो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो किताब उल हिंद की भाषा अरबी थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि अल्बरूनी कहां से भारत आया था। तो मैंने आपको बताया कि अल्बरूनी जो है ख्वारिज्म से भारत आया था, यानी कि उज्बेकिस्तान का ही प्राचीन नाम क्या है, ख्वारिज्म। ठीक है, तो अल्बरूनी कहां से भारत आया था, ख्वारिज्म से भारत आया था। उसके बाद अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ये मैंने कहा था। अब देखिए एक बात समझिए, अल्बरूनी जो है जो मोहम्मद
ये जो महमूद गजनवी है, ये क्या करता है कि उज्बेकिस्तान ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है, ठीक है। और ये अलबरौनी को जो क्या करता है, ये बंदी बना लेता है। और ये बंदी बना करके जो है महमूद गजनवी अपने साथ जो है भारत ले आया था। और एक बात यहाँ नोटिस कीजिएगा कि महमूद गजनवी ने अलबरौनी को अपने दरबार में राज्य ज्योतिष का पद दिया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि अलबरौनी जो है महमूद गजनवी के दरबार में किस पद पर आसीन था, तो राज्य ज्योतिष के पद पर, ठीक है। तो राज्य ज्योतिष के पद पर ये आसीन था। जो मैं बताते जा रहा हूं एक्स्ट्रा नोट डाउन करते रहिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद देखिए अलबरौनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद देखिए मार्को पोलो किस देश का नाविक था, तो देखिए मार्को पोलो जो है इटली से भारत आया था, ठीक है। कब भारत आया था, तो 1292 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो मार्को पोलो किस देश का नाविक था, तो इटली का नाविक था, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो कब भारत आया था, तो 1292 ईस्वी में भारत आया, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए मार्को पोलो का जो यात्रा वृतांत है उसका नाम क्या है, इसको हम लोग जो किस नाम से जानेंगे कि मार्को पोलो ने यात्रा वृतांत का मतलब होता क्या है, पर ये बताइए। यात्रा वृतांत का मतलब होता है लेखा जोखा करना। जैसे होता है एक वर्ष वृत्तांत, तो साल भर में जो भी लेखा जोखा है उसके बारे में लिखना है। उसी प्रकार से यात्रा वृतांत का मतलब होता है घूम घूम कर चीजों को नोट डाउन करना, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, वो यात्रा करते करते जो है वृतांत लिखा करते थे और चीजों को नोट डाउन किया करते थे। तो उस ऐसे करते करते एक बुक का जो है रूप धारण हो जाता है अपना लिखते लिखते। तो वो बुक का नाम क्या है, तो उसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, ठीक है। तो मार्को पोलो का यात्रा वृतांत का क्या नाम है, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो काला सोना के नाम से काली मिर्च को जाने जाते हैं, जो उस समय काफी मात्रा में भारत से विदेश में जो है भेजा जाता था समुद्र मार्ग के द्वारा। मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो काला सोना के नाम से जो है काली मिर्च को जाना जाता है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे, तो एक है कालीकट, दूसरा है कांचीपुरम। तो कालीकट केरल में है और कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कालीकट और कांचीपुरम। इन दो जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र माना है, ठीक है। यहीं से जो है काली मिर्च का व्यापार हुआ करता था कालीकट से खास करके, ठीक है। और ये जो खंभात है ये गुजरात में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक है कालीकट, दूसरा कांचीपुरम। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यही दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो ने तत्कालीन भारत के समाज की किस प्रथा का उल्लेख किया है, तो उस समय हो क्या था, सती प्रथा था, ठीक है। सती प्रथा आप जानते ही है कि जब पति मर जाता है तो पत्नी को उसी पति के ही चिता पर जिंदा जला दिया जाता है, उसको हम सती प्रथा कहते हैं। पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा है कि पर्दा में ही रहना है, तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा का ही काफी जोड़ प्रचलन था और इसी का जिक्र जो है मार्को पोलो करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। मार्को पोलो के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो वर्ग था 4, ठीक है। मार्को पोलो के अनुसार तत्कालीन भारत समाज में कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो 4 वर्ग में बटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद है मार्को पोलो के अनुसार तत्कालीन भारत, अच्छा ये हो गया। उसके बाद मार्को पोलो के अनुसार तत्कालीन भारत में कौन सा त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे, तो आज भी वह त्योहार जो है धूमधाम से मनाया जाता है, वो कौन सा है, एक है दिवाली और दूसरा होली। ये 2 त्योहार जो है धूमधाम से मनाया जाता है, दिवाली और होली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्को पोलो ने किस बौद्ध विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है, वो कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय है, तो देखिए एक है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है और दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि वो भी बिहार में ही स्थित है। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जो है उन्होंने जिक्र किया है कि ये दोनों बौद्ध विश्वविद्यालय है। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय
और विक्रमशिला। तो ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी यही दोनों सही है, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूद किस मूर्ति ने मार्को पोलो को प्रभावित किया? तो और वो था नटराज का मंदिर, माफ कीजिए, नटराज का मूर्ति। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूद किसकी मूर्ति ने मार्को पोलो को जो है प्रभावित किया? तो वो कौन था नटराज की मूर्ति। नटराज माने शिव की नृत्य करती हुई जो प्रतिमा होती है उसी को हम लोग नटराज बोलते हैं। नट का मतलब होता है नृत्य और राज का मतलब होता है राजा, यानी नृत्य का राजा। ठीक है, भगवान शिव को बोला जाता है। ठीक है। तो ये है। और देखिए, मार्को पोलो जो दक्षिण भारत के पांड राजाओं के जो है साम्राज्य में जो शासन किया था उन्होंने दक्षिण भारत में। ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो पांड राजा है उन्हीं के शासन काल में जो है ये मार्को पोलो जो है यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, यहां तक मैंने 19 नंबर तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही बताया है और जो चीजें जानने की है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं कि उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक दिन मिलता रहेगा, चिंता ना करें। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।